रात को मुसाफिर खाने में काफी रौनक थी। वक्त का पता ही न चला। रात के 11 बज गए, मगर रेलवे स्टेशन पर वही गहमा गहमी थी। बहुत बड़े शहर का रेलवे स्टेशन था। जब स्टेशन की घड़ी ने रात का 1 बजाया तो सिद्धा ने आंख से इशारा किया। वो उठी और मुसाफिर खाने के बड़े गेट की तरफ चल दी। मैं उसके पीछे पीछे था। भगवा डाकू भी थोड़ा फासला देकर हमारे पीछे था। शहर का बाजार सुनसान था। हमने एक रिक्शा लिया और उसे बड़ौदा की सेंट्रल जेल से एक चौक पहले छोड़ दिया। सिद्धा उस वक्त एक खूंखार डाकू लग रही थी। हम फुटपाथ पर एक दरख्त के नीचे अंधेरे में आकर छुप गए। सिद्धा ने सुनसान सड़क का एक जायजा लिया और सरगोशी में बोली, जेल की कोठी के बाहर पहरा लगा रहता है, रघु तुम उसे काबू कर लोगे। ये एक चैलेंज था जिसे मुझे कबूल करना ही पड़ा। सिद्धा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में बड़ी खूंखारी थी। वो हमें लेकर दरख्तों के अंधेरे में आगे बढ़ी। सड़क के पार उसने इशारे से हमें जेलर की कोठी दिखाई। वहां पर अंधेरा छाया हुआ था। हमने भागकर सड़क पार की। हम जेलर की कोठी के बागीचे वाली छोटी सी दीवार के पास आ गए थे। मैंने देखा कि कोठी के गेट की जानिब एक पहरेदार स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। सिद्धा ने मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की, इसे बैठा रहने दो, हम पीछे से जाएंगे। वो राक्षस जहाँ सोता है मुझे मालूम है, मेरे साथ आओ। सिद्धा ने अपने जहरीले सांप को हथेली में पकड़ रखा था। वो क्या करने वाली थी मुझे मालूम था। एक जगह से हमने दीवार फांदी और बागीचे की झाड़ियों में झुककर आगे बढ़ने लगे। बागीचे के अकब में एक खिड़की में से बहुत ही धीमी रोशनी आ रही थी। खिड़की का एक पट ताजा हवा के लिए खुला रखा गया था। बागीचे में घुप अंधेरा था। सिर्फ खिड़की के पास नीचे घास पर जर्द सी रोशनी का गुबार पड़ रहा था। सिद्धा ने आहिस्ता से कहा, ये वो कमरा है। हम खिड़की के नीचे आकर बैठ गए। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर खिड़की के खुले पट में से अंदर देखा। खिड़की पर लोहे की सलाखें लगी थी। अंदर दीवार के साथ 0 का बल्ब जल रहा था। एक बड़ा सा पलंग बिछा था जिस पर कोई आदमी सो रहा था। चादर उसके जिस्म से फिसल कर आधी नीचे लटक रही थी। अब सिद्धा सर उठाए उसे तकने लगी। मेरे कान में उसकी गुस्सीली फुनकार सुनाई दी, रघु यही मेरी इज्जत का डाकू है। ये बड़ौदा जेल का जेलर था। उसके पलंग के सरहाने के पास तपाई पर टेलीफोन रखा था। सिद्धा ने अपने सांप को आहिस्ता से चूमा। वो उसे सलाखों में से अंदर डालने ही वाली थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी जोर से बजी। सिद्धा ने सांप को सलाखों में से अंदर फेंक दिया। ऐसा करने से उसका हाथ खिड़की के पट से टकराया और आवाज पैदा हुई। जेलर हेलो हेलो कह रहा था। आवाज सुनकर फौरन बोला, कौन है? फिर वो सांप सांप पुकारता पलंग से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। सिद्धा ने तमिल जबान में उसे एक भयानक गाली दी और पिस्तौल से यके बाद दीगरे 3 फायर कर दिए। फायर के धमाकों ने चौकीदार को खबरदार कर दिया। वो कोठी की तरफ भागा। 2 गोलियां जेलर को लग चुकी थीं और वो पेट पर हाथ रखे फर्श पर झुकता चला जा रहा था। मैंने सिद्धा का बाजू पकड़कर खींचा, भागो। मगर सिद्धा पर भूत सवार था। उसने एक और फायर कर दिया। ये गोली जेलर के कांधे पर लगी। वो चीख मार कर गिर पड़ा। हम बागीचे की दीवार की तरफ दौड़े। सिद्धा छलांग लगाकर दीवार कूद गई। मैंने छलांग लगाई तो फुटपाथ पर कुछ ऐसे जाविये से गिरा कि मेरे टखने में मोच आ गई। उठकर भागा, फिर गिर पड़ा। टखने में दर्द की टीसें उठ रही थीं। सिद्धा सड़क पार करके अंधेरे में भगवा डाकू की तरफ चली गई थी। मैं लंगड़ा कर सड़क पार कर रहा था कि अचानक मुझ पर 2 जानिब से टॉर्च की रोशनी पड़ी और फिर धड़ धड़ करते जेल के 4 पहरेदार मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने एक हवाई फायर भी किया। उनके पास बंदूकें थीं। मैं अपने टखने के हाथों बेबस हो चुका था। हर तरफ शोर मच गया। बंगले की सारी बत्तियां जल उठी। वो पहरेदार थे या जेल के सिपाही, मुझे कुछ मालूम नहीं। उन्होंने मुझे काबू कर लिया। जिस तरफ सिद्धा भागी थी उस तरफ से पिस्तौल का एक फायर आया। शायद ये सिद्धा ने मुझे छुड़ाने के लिए किया था, लेकिन मैं दुश्मनों के चुंगल में फंस चुका था। एक आदमी ने सड़क के पार बंदूक का फायर झोंक दिया। वो मुझे घसीटते हुए कोठी के अंदर ले गए। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ जो सलूक किया उसका मैं कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि जेलर शदीद जख्मी हुआ था। मैं पहले ही मशकूक, मफरूर और पुलिस और फौज को मतलूब था। रात को तो मैं जेल की एक कोठरी में बंद कर दिया गया। सुबह हुई तो मुझे शनाख्त कर लिया गया। फौरन टेलीफोन खड़काए गए। 15 मिनट के अंदर अंदर एक संगलाख चेहरे वाला मरहट्टा फौजी अफसर वहां आ गया। मेरा सारा रिकॉर्ड उसके पास मौजूद था। उसने वहीं खड़े खड़े मेरे बारे में 2 टोक फैसला कर लिया था। उसने हुक्म दिया कि मैं उसके साथ जाऊंगा। वो मुझे बंद जीप में बिठाकर बड़ौदा के फौजी एयरपोर्ट पर ले गया। जहाँ एक 6 सीटर हरे रंग का फौजी हवाई जहाज रनवे की एक जानिब खड़ा था। मुझे उठाकर जहाज में डाल दिया गया। मेरे टखने में अभी तक दर्द हो रहा था और पाँव भी सीधा नहीं कर सकता था। मैं यही समझा कि ये लोग मुझे अहमदाबाद के
फौजी हेडक्वार्टर लिए जा रहे हैं। मरहट्टा फौजी अफसर पिस्तौल हाथ में लिए मेरी साथ वाली सीट पर बैठ गया। कॉकपिट में 2 फौजी पायलट पहले ही से बराजमान थे। जहाज के इंजन स्टार्ट हुए, पंखे गर्दिश करने लगे। जहाज ने रनवे पर रेंगना शुरू कर दिया। फिर उसने स्पीड पकड़ ली और उड़ान भर गया। मैं जहाज की खिड़की वाली सीट पर सर झुकाए बैठा था। मरहट्टा फौजी अफसर मेरे साथ वाली सीट पर इस तरह बैठा था कि उसका रुख मेरी जानिब था और पिस्तौल की नाली मेरे बाजू को छू रही थी। मैंने उसे कहा, यहाँ से मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, आप पिस्तौल नीचे कर लें। ये जुमला मैंने मरहट्टी जबान में कहा था। वो मुस्कुराया, मुझ पर एक कहर भरी निगाह डाली और बोला, अब तुम्हें फरार होने की हाजत बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं उसका मतलब नहीं समझ सका था। जहाज जमीन से काफी बुलंदी पर आ गया था और शहर के ऊपर से होता हुआ शुमाल मगरिब की तरफ चला जा रहा था। फिर उसने सीट के नीचे से नायलॉन की एक रस्सी निकाली और मुझे सीट के साथ बांध दिया। मैं खामोश रहा और कर भी क्या सकता था। कभी सिधा का ख्याल आता, कभी अपनी हिमाकत पर अफसोस करता कि मैं क्यों सिधा के साथ इस अहमकाना मुहिम पर चला आया। बेहतर था कि उसे छोड़कर अहमदाबाद की तरफ रवाना हो जाता, मगर किस्मत में जो लिखा था वो तो होकर रहता है। इंडियन एयरफोर्स का ये 6 सीटर तैयारा अपना सफर तय कर रहा था। मुझे बांध कर मरहट्टा फौजी अफसर कॉकपिट की पिछली सीट पर बैठा पायलट और मावन पायलट से कुछ गुफ्तगू कर रहा था जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो बार बार खिड़की के शीशे में से नीचे देख रहा था। नीचे वीरान इलाका शुरू हो गया था। शहर हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। मैं तो यही सोचे बैठा था कि ये लोग मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद लिए जा रहे हैं। जब 1 घंटे तक हवाई जहाज परवाज करता रहा और नीचे किसी शहर के आसार दिखाई न दिए तो मुझे कुछ तशवीश हुई कि ये लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। मैंने शीशे में से नीचे देखा। नीचे सहरा शुरू हो गया था। यकीनन ये राजस्थान का सहरा था। हवाई जहाज ने सहरा के ऊपर एक चक्कर लगाया। फौजी अफसर और पायलट में खुसर फुसर ज्यादा तेज हो गई। पायलट ने अंगूठे से नीचे की तरफ इशारा किया। मरहट्टा फौजी एकदम से सीट पर से उठकर मेरे पास आ गया। उसने मेरी रस्सी खोल दी और पिस्तौल की नाली मेरे कान से लगा दी। या अल्लाह खैर, ये लोग क्या करने वाले हैं। मावन पायलट भी अपनी सीट को छोड़कर हमारे पास आ गया। फिर उसने पायलट के साथ वाली दीवार में लगी हुई एक हुक को ऊपर उठाया और जहाज में तेज हवा का बगूला घुसाया। जहाज की दीवार एक जगह से थोड़ी सी ऊपर उठ गई थी। ये कोई खुफिया दरवाजा था। मरहट्टे फौजी ने पिस्तौल की नाली मेरी कनपटी पर दबाते हुए चिल्लाकर हुक्म दिया, बाहर कूद जाओ। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मौत मुंह फाड़े मेरे सामने खड़ी थी। हवाई जहाज की तकरीबन निस्फ ऊपर को उठी हुई दीवार में से नीचे छोटे छोटे सहराई टीले और जंगली झाड़ियों के निस्वारी धब्बे मुझे निगलने को तैयार थे। मरहट्टे फौजी अफसर का पिस्तौल मेरी कनपटी से लगा था। वो मुझे नीचे धक्का भी दे सकता था, लेकिन वो चाहता था कि मैं खुद बाहर छलांग लगा दूं। ये बड़ी अजियतनाक मौत थी। हवाई जहाज काफी बुलंदी पर उड़ रहा था। मुझे मालूम था कि अगर मैं बाहर कूद गया या जमीन पर धक्का दिया गया तो जमीन पर पहुंचने से पहले ही तेज हवा के थपेड़े मेरी खाल उड़ा देंगे। 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरे बचपन के सैकड़ों वाकयात मेरी आंखों में घूम गए। अब सिर्फ खुदा की जात ही मुझे मौत के मुंह से बचा सकती थी। फिर जहाज के इंजन में से एक भयानक चीख की आवाज आई और जहाज ने एक झकोला खाया। मैं और फौजी अफसर पीछे सीटों पर गिर पड़े। कॉकपिट में पायलट की घबराई हुई आवाज बुलंद हुई। फौजी अफसर हड़बड़ा कर उसकी तरफ लपका। मैंने देखा कि जहाज के एक हिस्से को आग लग चुकी थी। हवाई जहाज एक तरफ को झुक गया और तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। दोनों पायलट जहाज को कंट्रोल करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। मैं सीटों के दरमियान सहमा बैठा खुदा से अपनी जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। देखते ही देखते दूसरे इंजन से भी दिलखराश आवाजों के साथ गाढ़ा स्याह धुआं निकलने लगा। फौजी अफसर और पायलट चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को पुकार रहे थे। हवाई जहाज जमीन के करीब पहुंचकर एक बार फिर सीधा हुआ और ग्लाइडर की तरह एक तरफ को झुका झुका फिसलता गया। मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया। फिर मुझे एक झटका लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से हवा में उछाल दिया हो। मेरी आंखें बंद थी और मैंने अपने सर को दोनों हाथों में पकड़ रखा था। फिर मैं रेत के एक टीले पर घनी झाड़ियों में गिर पड़ा। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम अरसे में हो गया था। मैंने घबराहट में आंखें खोलकर सबसे पहले अपने जिस्म को देखा। मैं जिंदा था। मेरे हाथ पांव सर और जिस्म के बाकी आज़ा सलामत थे। किसी जगह से खून तक नहीं निकला था। मेरे कपड़े जरूर फट गए थे और बाएं जानिब बाजू और टांग पर खराशें आई थी। खुदावंद करीम ने मुझे हवाई जहाज के क्रैश होते ही फूल की तरह उठाकर बाहर झाड़ियों में रख दिया था। मैं झाड़ियों से बाहर निकल आया। रेत के टीले के करीब ही हवाई जहाज का मलबा धड़ाधड़ जल रहा था। उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और दोनों में आग लगी हुई थी। स्याह धुएं के बादलों में सुर्ख शोले ऊपर को लपक रहे थे। मुझे वहां जहाज का कोई आदमी जख्मी हालत में पड़ा नजर नहीं आ रहा था। शायद तीनों भारतीय फौजी भी जहाज के मलबे के साथ ही जल रहे थे। जलते हुए जहाज की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं कुछ फासले पर
सहराई रेत के एक टीले के पास बैठ गया। मैंने एक बार फिर अपने आप का जायजा लिया। ये कुदरत का बहुत बड़ा मौजज़ा था कि मैं बच गया था। मुझे कोई चोट तक नहीं आई थी, सिर्फ मेरा टखना चलते में दर्द कर रहा था और ये चोट पहले की लगी हुई थी। मेरे देखते ही देखते जहाज चल गया। अब उसके ढांचे में से सिर्फ धुआं ही उठ रहा था। मैं उसके करीब आ गया। 3 आदमियों के जले हुए ढांचे जले हुए मलबे में दबे पड़े थे। जो लोग मुझे जहाज से गिराकर हलाक करने आए थे वो खुद जहाज के साथ जल कर राख हो गए थे। मैंने अपना सर खुदा के हुजूर झुका लिया और उसका शुक्र अदा किया कि उसने अपने बेपनाह कर्म से मुझे मौत के मुंह से बचा लिया था। मैंने रेत के टीले के ऊपर खड़े होकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जहां तक नजर जाती थी एक बेकरार सहरा फैला हुआ था। इस सहरा में कहीं कहीं रेत के छोटे छोटे टीले से बने हुए थे जिनकी ढलानों पर झाड़ियां उगी थीं। रेत के जर्रे चमक रहे थे। फजा में गर्मी थी मगर ये गर्मी नाखुशगवार नहीं थी। इतना मुझे अंदाजा था कि ये राजस्थान की सरहद का सहराई इलाका है, लेकिन इस बात का तयन करना बहुत जरूरी था कि मैं अगर भारत की सरहद के अंदर ही हूँ तो पाकिस्तानी बॉर्डर वहां से कितनी दूर है। अभी तक मुझे भारतीय सिक्योरिटी फोर्स की कोई जीप या ऊंट वगैरह नजर नहीं आया था। मैंने पांव सीधा करके अपने टखने को देखा। वो सूज गया था। हल्का हल्का दर्द मुसलसल हो रहा था। मैं लंगड़ा कर चलता हुआ टीले से नीचे उतर आया। सबसे बड़ा मसला मेरे सामने पानी का था। कुछ खाए बगैर मैं 2-3 दिन निकाल सकता था, लेकिन पानी के बगैर इतने दिन निकालना मुश्किल था। अभी दिन का पहला पहर था। बहुत जल्द जब सूरज सर पर आ जाएगा तो सहरा की गर्मी और तपिश नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। ताहम एक कमांडो की हैसियत से मेरा अज़्म जवां था और मैंने सहरा में पेश आने वाले मसाइब का डट कर मुकाबला करने का अहद कर रखा था। जहाज के जले हुए ढांचे में से धुएं की आखिरी लकीरें ऊपर को बुलंद हो रही थी। मेरे दिल को यकीन था कि जिस खुदाए बुजुर्ग बरतर ने मुझे जहाज के इतने बड़े हादसे से बचा लिया है वो सहरा में भी मेरी हिफाजत फरमाएगा और मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो जाऊंगा। खतरा सिर्फ भारत की सहराई सिक्योरिटी फोर्स का था कि कहीं उनके हत्थे न चढ़ जाऊं। सहरा में मुझे दूर से देखा जा सकता था और यहाँ कोई जंगल भी नहीं था कि जहाँ मैं रूपोश हो सकता। सूरज के जाविये से मैंने सहरा में अपने सफर का एक खास रुख मुतय्यन कर लिया था। मेरे हिसाब से उसी रुख पर आगे मेरे वतन पाक की सरजमीन शुरू हो जाती थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान के वस्त की तरफ बढ़ रहा था। मैं जहाँ बैठा था वहाँ टीले का साया था। जूं जूं सूरज बुलंद होता गया साया गायब होने लगा। मैं अल्लाह का नाम लेकर उठा और शुमाल मगरिब की तरफ चलना शुरू कर दिया। रेत नरम थी, टखना भी दर्द कर रहा था। चंद कदम ही चला था कि टखने का दर्द बढ़ गया। मैं वहीं बैठ गया। मैं धूप में था। मेरे सामने हद निगाह तक रेत का गैर हमवार समंदर फैला हुआ था। रेत की चमक से अब आंखें दुखने लगी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरे पास अगर कोई चीज थी तो वो सिधा का दिया हुआ सांप का मन का ही था जो मेरे बाजू के साथ रुमाल में लिपटा हुआ बंधा था। धूप अब तेज हो गई थी। मैं उठकर लंगड़ाते हुए वापस उसी टीले की ओट में आकर बैठ गया जहां से चला था। टीले का साया बिल्कुल नहीं था। जब धूप की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी तो मैंने टीले के पहलू से रेत खोदकर एक खोसा बनाया और उसी में घुसकर बैठ गया। ये जगह ठंडी थी, कदरे सुकून मिला। मैंने अपनी धोती का किनारा फाड़कर उसकी पट्टी बनाई और अपने टखने पर खूब कसकर बांध दी। दर्द में किसी हद तक अफाका हो गया। रात को इंडियन फौजियों ने मुझे पतली दाल और एक सूखी रोटी खाने को दी थी। अब मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी, मगर मेरे आसपास सिवाय तपती हुई गर्म रेत के और कुछ भी नहीं था। मुझे ख्याल आया कि रेत के टीले पर यूं हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूंगा। मुझे हिम्मत करके चलना चाहिए, शायद आगे कोई सहराई गांव मिल जाए। धूप इस कदर तेज हो गई थी कि चलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसके बावजूद मैं कुछ देर आराम करने के बाद खो से निकल आया और एक बार फिर मैंने खास रुख पर चलना शुरू कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ा कर चल रहा था। मेरे पांव रेत में धंस रहे थे जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैंने हिम्मत न हारी और रेत के टीले से काफी दूर निकल आया। पसीना बह रहा था और बुखारात बनकर भी उड़ रहा था। सहराई धूप ने मेरे जिस्म का पानी खुश्क करना शुरू कर दिया था। ये सहराई मौत का पहला अमल था। दोपहर के बाद मेरी हालत गैर होना शुरू हो गई। मैं धूप में झुलसते ही सहरा में बहुत आगे निकल आया था, मगर चारों तरफ सहराई यकसानियत के बावजूद मुझे महसूस होने लगा कि मैं जहां से चला था अभी तक वहीं पर हूँ। तेज धूप ने मेरे जिस्म का पानी खुश्क कर दिया था। प्यास ने मेरे जिस्म में सूखे कांटे बिछा दिए थे। होंठ खुश्क होकर पत्थर हो रहे थे। टखने की तकलीफ बढ़ गई थी। मेरे बाएं जानिब रेत का एक ऊंचा सा उभार था। मैं गैर शौरी तौर पर उस तरफ चल दिया। मैं अब रींग कर आगे बढ़ रहा था। रेत के उभार के ऊपर आया तो दूसरी तरफ मैंने नशेब में एक शुतर सवार को देखा कि राजस्थानी टाइप की बड़ी सी पगड़ी बांधे ऊंट पर सवार है और ऊंट आहिस्ता आहिस्ता मशरिक की तरफ चला जा रहा है। ये मंजर मेरे लिए जन्नत से कम नहीं था। इस बात से बेनियास हो चुका था कि कहीं ये भारतीय बॉर्डर फोर्स का मुखबर न हो। मैंने अपने जिस्म की बची कुची ताकत जमा करके उसे पुकारा। मेरी आवाज ऐसी थी जैसे कोई कमजोर और नहीफ जानवर नज़ा के आलम में आखिरी बार चिल्ला रहा हो। शुतर सवार ने मेरी आवाज सुन ली थी।
उसने ऊंट को रोककर मेरी तरफ गर्दन घुमाकर देखा। मैंने जोर जोर से हाथ हिलाया। वो ऊंट से उतरा और मेरी तरफ बढ़ा। ये एक कोली जात का हिंदू था। उसने मुझे अपने ऊंट पर बिठाया और अपने गांव ले गया, जो वहां से 10-15 मिनट के सफर पर था। उसने मुझे पीने के लिए दूध दिया। उसके बीवी बच्चे भी मेरे गिर्द जमा हो गए। गांव में चंद एक कच्चे मकान बने थे। मैंने अपने आप को एक हिंदू ब्राह्मण बताया, जो अपने बड़े भाई के साथ सहरा में शिकार पर आया था, कि अपने भाई से बिछड़कर सहरा में रास्ता भूल गया। इन कोली हिंदुओं ने मेरी बड़ी खिदमत की। मेरे टखने पर तेल की मालिश की गई। मैं 2 दिन से उनके पास था। इस दौरान उनसे सब कुछ मालूम कर लिया। मैं पाकिस्तानी सरहद से 5 मील के फासले पर था। वहां से आगे बल्हार नामी एक गांव था, जो भारतीय सरहद का आखिरी गांव था। ये कोली जात के हिंदू इंडियन बॉर्डर फोर्स के जवानों के लिए हफ्ते में 2 बार घी और दूध लेकर जाते थे और वहां से अनाज लेकर वापस आते थे। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी खोई हुई ताकत वापस आ गई। टखने की सूजन भी उतर गई। अब मैंने इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। मैं इन कोली जात के हिंदुओं में घुल मिल गया था और उनके ही कपड़े पहन लिए थे। मैंने अपने मोहसिन से कहा कि मुझे वो बल्हार गांव अपने साथ ले चले। मैं वहां से किसी फौजी गाड़ी में सवार होकर शहर पहुंच जाऊंगा। 2 हिंदू कोली जब घी और दूध के कनस्तर ऊंटों पर लाद कर बल्हार बॉर्डर पोस्ट की तरफ रवाना हुए तो मैं भी उनके साथ एक ऊंट पर सवार हो गया। हम पौ फटने से पहले रवाना हुए थे। दिन चढ़ा तो दूर बल्हार का छोटा सा गांव दिखाई दिया। मुझे ये भी मालूम हुआ था कि इंडियन बॉर्डर फोर्स की 2 चौकियां गांव के मगरिब में बनी हुई हैं और शुमाल की तरफ सहराई खुश्क दरख्तों का एक छोटा सा जंगल है, जो पाकिस्तानी सरहद पर खत्म होता है। मेरा इस जंगल में दाखिल होने का प्रोग्राम था। गांव पहुंचकर मेरे साथी हिंदू कोली तो अपने काम में लग गए और मैं एक मकान के छप्पर तले बिछी हुई चारपाई पर बैठकर माहौल का गहरी नजर से जायजा लेने लगा। शुमाल की जानिब वीरान सहरा फैला था। मुझे दूर दरख्तों की एक लकीर नजर आ रही थी। यही वो जंगल था जिसका दूसरा किनारा पाकिस्तानी सरहद के साथ जा लगता था। मेरे साथी अगले रोज वापस जाने वाले थे। दिन में उन्होंने बॉर्डर फोर्स की चौकियों में जाकर दूध और घी वगैरह दे दिया। शाम को सहरा में ठंडक हो गई तो वो एक जगह अलाव जलाकर बैठ गए और नारियल पीते हुए बातें करने लगे। रात को सब खाना खाकर छप्पर के नीचे सो गए। सहरा में रात बड़ी जल्दी पड़ जाती है और सर्दी भी हो जाती है। सीधी सादी जिंदगी बसर करने वाले ये सहराई लोग थे। लेटते ही खर्राटे लेने लगे। मैं जाग रहा था। आधी रात करनी मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। खुदा खुदा करके जब रात काफी गहरी हो गई तो मैं चारपाई से चादर हटाकर उठा, चादर अपने जिस्म पर लपेटी और अल्लाह के भरोसे रात के सन्नाटे में उस तरफ चल पड़ा जिधर भारतीय सहरा का आखिरी खुश्क और वीरान जंगल था। सहराई रात खुनक और खामोश थी। रेत के टीलों की ओट से होकर गहरे खड्डों से गुजरता हुआ मैं आखिर जंगल में पहुंच गया। खुदा जाने ये किस किस्म के दरख्त थे कि भूतों की तरह शाखे फैलाए खड़े थे। किसी जगह पर कोई पत्ता तक नहीं था। अब मैं बेहद मोहतात होकर चल रहा था। जरा सी आहट पर फौरन किसी दरख्त की ओट में होकर बैठ जाता। ये सारा इलाका इंडियन बॉर्डर फोर्स की अमलदारी में था। जंगल में काफी दूर तक चलते रहने के बाद मुझे किसी गाड़ी की रोशनी और इंजन की आवाज आई। मैं भागकर एक दरख्त के पीछे गड्ढे में उतर गया और उसकी ढलान पर लेटकर थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर देखा। दरख्तों के नीचे एक रास्ता सा बन गया था। उस रास्ते के आखिरी किनारे पर मुझे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। मैंने सर नीचे कर लिया। गाड़ी तेजी से चली गई। जब वो कुछ फासले पर से गुजर गई तो मैंने सर उठाकर देखा। ये बॉर्डर फोर्स की गाड़ी ही हो सकती थी। उसकी छत पर सुर्ख बत्ती जल रही थी। जब गाड़ी दूर चली गई तो मैंने दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। खुदा खुदा करके जंगल के टेढ़े डरावने खुश्क दरख्तों का सिलसिला खत्म हुआ। मैं आखिरी दरख्त के पास आकर रेत पर लेट गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, जिनकी हल्की रोशनी में सहरा दूर तक फैला नजर आ रहा था। अगर कोली हिंदुओं की इत्तला सच्ची थी तो यहाँ से आगे पाकिस्तान का इलाका शुरू होता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मैं उठा और झुककर चलने लगा। एक जगह मुझे रेत में ईंटों की एक छोटी सी ढेरी उभरी हुई नजर आई। ये बॉर्डर का निशान ही हो सकता था। मैं आगे निकल गया और झुके झुके भागना शुरू कर दिया। अपने अंदाजे के मुताबिक मैं गैर जानिबदार पट्टी से गुजर रहा था। रेत में मुझसे पूरी तरह भागा नहीं जा रहा था। आगे जाकर रेत सख्त पत्थर की तरह हो गई। मैं तेज दौड़ने लगा। अचानक मेरे पीछे या आगे फायर हुआ। ये राइफल का फायर था। मैं रेत पर लेट गया और आगे को जितनी तेज रेंग सकता था रेंगने लगा। एक और फायर हुआ। ये फायर मेरे सामने से आया था। या खुदा, क्या इंडियन बॉर्डर अभी आगे है? आगे एक रेत का गड्ढा सा था। मैंने उसमें छलांग लगा दी। अब मशीन गन का ब्रस्ट मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। किसी ने यकीनन मुझे देख लिया था। फिर टॉर्च की रोशनी हुई और मैंने अपना सांस रोक लिया। दूसरे ही लम्हे एक ऊंट गड्ढे के किनारे पर आकर रुक गया और उस पर सवार किसी फौजी ने हुक्म दिया, हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। ये जुमला सिंधी जबान में बोला गया था। मेरा माथा ठनका। मैंने चिल्लाकर पूछा, क्या मैं पाकिस्तानी सरजमीन पर हूँ? फौजी ने अक्खड़ लहजे में कहा, बकवास बंद करो और बाहर निकल आओ। मैंने हाथ खड़े कर दिए और गड्ढे से निकल आया। अब मैंने देखा कि पीछे भी एक ऊंट खड़ा था।
दोनों ऊंटों पर 2 फौजी सवार थे। रात के अंधेरे में मुझे उनकी वर्दियों का सही रंग मालूम नहीं हो रहा था। मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया कि क्या मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर हूँ, जिसका मुझे कोई जवाब न दिया गया। पिछले ऊंट वाला फौजी ऊंट को बिठाकर नीचे उतरा। उसके हाथ में मशीन गन थी। उसने नाल का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, ऊंट पर बैठो। वो रस्सी से मेरे हाथ पीछे बांधने लगा तो मैंने उसकी पाकिस्तानी वर्दी को पहचान लिया। मैं खामोशी से ऊंट पर बैठ गया। मुझे एक बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचा दिया गया, जहां पाकिस्तानी झंडा लहराता देखकर मेरे जिस्म में जैसे नई जिंदगी पैदा हो गई। ये कच्छ का पाकिस्तानी इलाका था। मुझे हिंदू स्मगलर समझकर पूछगिछ शुरू हुई तो मैंने पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के कैप्टन पर अपनी शनाख्त जाहिर कर दी। उसे पहले तो यकीन न आया, लेकिन जब मैंने उसे अपना खुफिया कोड वर्ड बताया तो वो कुछ ठिठका। उसने फौरन मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी जिम्मेदार अफसर से फोन पर राब्ता किया। चंद लम्हों के बाद मैं एक जीप में बावकार अंदाज में सवार था और जीप मीरपुर की तरफ दौड़ी जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।